हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जैसे आपको पता होगा बड़ी आंत जिसको हम बोलते हैं, या फिर लार्ज बॉवल भी इसको बोलते हैं हम। इंटेस्टाइन मतलब क्या होता है? बॉवल या फिर गट्स। ओके, तो इससे पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन देखा था। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पुराने ऑर्गन्स होते हैं जहाँ से हमारा फूड ट्रैवल करते करते आया, हमने सबके सब कवर कर लिए अच्छे से। उनके एनाटॉमी फिजियोलॉजी की एक चीज़ देखी हमने। अब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट को बिल्कुल डिटेल में अच्छे से एक चीज़ आपको बताऊंगा पार्ट्स के बारे में। आपका सबके सब कॉलोन्स देखेंगे हम, सिग्मॉइड कॉलोन, असेंडिंग डिसेंडिंग, कहाँ पे क्या काम करते हैं, उसमें होता क्या है। रेक्टम पढ़ेंगे हम अच्छे से डिटेल में। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसको अच्छे से एक चीज़ समझाऊंगा आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में। एनल कैनाल पढ़ेंगे हम, आपके कैनाल एनस पूरा जो होता है उसको अच्छे से समझेंगे हम। और इसके अलावा हम इसका लेयर्स जानेंगे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के, कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, कैसे अलग होती हैं। और इसके अलावा आपका कुछ अलग से चीज़ें ही मिलती हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, वो भी देखेंगे। और आपका इसके अलावा हम फंक्शंस देखेंगे। और इसको आखिरी में जो प्रोसेस होता है हमारा, जो फूड जब कन्वर्ट हो जाता है हमारे फीसिस में, तो हम जब फीसिस करते हैं, जब स्टूल पास आउट करते हैं, जब पॉटी करते हैं, जब अपना मल निकालते हैं हम, तो उसके दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब देखेंगे। आपका जो फीसिस होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपका जो मल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सब कुछ जानेंगे आज की डिटेल में, आज का इस लेक्चर के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी लेक्चर है। इसके बाद आपका हम नेक्स्ट सिस्टम चालू करेंगे, या फिर माइक्रो इम्यूनो कुछ देखेंगे, या फिर बायोकेम भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन है क्या। तो लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, टर्मिनल पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। सबसे आखिरी पार्ट कौन किसका है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि हमारे माउथ से चालू होती है और हमारे एनस या फिर एनल कैनाल पे खत्म होती है। तो उसका सबसे आखिरी पार्ट कौन है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ टोटल कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। ठीक है। बिगिनिंग एट द सीकम, शुरुआत कहाँ से होगी? सीकम पे होगी। सीकम आपका ये रहा सीकम। सीकम के साथ कौन कनेक्टेड होता है? इलियम। ये आपकी इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है। तो आपका इलियम कनेक्टेड होगी सीकम के साथ, और सीकम से शुरुआत होगी आपके लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है। सीकम कहाँ पे होता है हमारा? राइट इलियक फोसा में होता है। ठीक है। राइट इलियक रीजन में आपका क्या होगा? आपका सीकम होगा। एंड टर्मिनेटिंग एट द रेक्टम। और खत्म कहाँ पे होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन? सीकम से तो शुरू हो गया, लेकिन खत्म कहाँ पे होगा? ऐसे घूमते घूमते जाएगा 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 जाएगा। इसके बाद फिर इधर आके आपके रेक्टम पे, आपके एनल कैनाल पे खत्म हो जाएगा, आपके पेल्विस में बिल्कुल डीप में। ओके। इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसके पार्ट्स होते हैं सीकम, असेंडिंग कोलोन। ये देख सकते हैं आप, इधर से सीकम आ गया, सीकम के बाद आपका क्या आ गया? असेंडिंग कोलोन। ये ऐसे करके जा रही है ना ऊपर की तरफ। असेंडिंग डिसेंडिंग आपने पढ़ा होगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मतलब असेंडिंग। इस वजह से क्या नाम लिख दिया इसको हमने? असेंडिंग कोलोन। नीचे से ऊपर गई असेंडिंग। ठीक है। फिर इधर आपका टर्न हुआ ये, इधर फिर इधर से आई ऐसे क्या? ट्रांसवर्स। ऐसे टेढ़ी हो रही है ना, अब ये ट्रांसवर्स हो गई, तो ट्रांसवर्स कोलोन। फिर नीचे आई, ऊपर से नीचे, यानी कि डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग कोलोन इसका नाम रख दिया हमने। ठीक है। फिर इधर ये एस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, एस शेप बनाती है, तो उसको क्या बोल दिया हमने? सिग्मॉइड कोलोन बोल दिया। ओके, सिग्मॉइड कोलोन आ गई। तो इस गेप हो गया। सिग्मॉइड कोलोन के बाद आपका क्या आता है? रेक्टम आता है। ये आपका रेक्टम हो गया। और लास्ट में आपके क्या आती है? एनल कैनाल आती है और एनस आता है। ठीक। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं किसके? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। तो मैंने आपको बताया भी था पहले भी, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसका डायमीटर क्या होता है? कम होता है। इस वजह से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। जो इतना, उसका कितना होता है डायमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। और आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका डायमीटर कितना होता है? बड़ा होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि उसका डायमीटर कितना है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन? ज़्यादा है। ठीक है। अप्रॉक्स 5 ज़्यादा है, 2 इंच, अगर इंच में नापे तो हम, तो 2 इंच का ज़्यादा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ओके। सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि होता है हमारा सीकम। सीकम पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इधर आपकी ओपनिंग है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की, वो आपको बताऊंगा भी क्या होता है। सीकम आपका ये वाला पोर्शन होता है। ठीक। इधर आपको मिलेगी एक इलियोसीकल वॉल्व। इलियो मतलब इलियम, इलियम से वर्ड आया क्या? इलियो। ठीक है। तो आपका टर्मिनल इलियम है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये आपका कनेक्ट किससे हो रहा है? इधर आपके सीकम से। ठीक है। तो इसको कैसे कनेक्ट होगा? ये इसका जो मटेरियल है वो इसमें कैसे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में? इस वॉल्व के थ्रू, जब ये वॉल्व ओपन होगी। ओके। अब क्या है इसमें, क्या होता है? इधर आप देख सकते हैं ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये आपको दिख रहा होगा। अपेंडिक्स जिससे बोलते हैं हम। फाइन ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड। तो ये कैसी होती है? फाइन ट्यूब होती है, जो कि क्लोज्ड होती है एक एंड से। ठीक है। तो एक एंड जो है बिल्कुल क्लोज होगा, जो कि आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? आपकी ये सीकम से शुरुआत होगी। तो सीकम ओपनिंग है, ओपनिंग इधर से शुरुआत हो रही है,
आपकी ये इधर आके एंड हो रही है, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी होती है हमारी अपेंडिक्स, 13 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है एज कम्पेयर टू वॉल ऑफ कोलोन्स। हमारी जो कोलोन्स होती हैं सेम टू सेम इसका भी जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है हमारा लिम्फॉइड टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यूज इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे अपेंडिक्स के अंदर, बस इतना याद रखना है आपको। ओके, सेकंड पार्ट पे देखते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, कोलोन्स। तो ये सारी क्या है हमारी कोलोन्स है, जितना भी हमारा ये ग्रीनिश कलर का जो आपका कलर हो रखा है ना, सारा सारा कोलोन वाला है पार्ट है, ठीक है। तो इन सब कोलोन्स को देख लेते हैं हम। सबसे पहले आती है हमारी असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन बिल्कुल ट्रैवल कर रही है राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन फ्रॉम द सीकम, सीकम से आपका बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है, अप ठीक है, ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है, तभी इसका क्या नाम रख दिया हमने, असेंडिंग कोलोन। इधर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए राइट कोलिक हेपेटिक फ्लेक्सर, देख रहे हो ये ऐसे करके मुड़ रही है ये, ठीक है। तो ये बेंड कर रही है, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या कर रही है, बेसिकली इधर मुड़ रही है, बेंड कर रही है एट द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। आपका जो लीवर है इधर क्या होगा, आपका लीवर पाया जाएगा, ठीक है। तो लीवर का नीचे वाला जो सरफेस होगा ना, उधर ये बेंड कर रही है, कनेक्टिंग द असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलोन, जो कि आपका कनेक्ट करने का काम करती है ये असेंडिंग कोलोन, ये जो नीचे से ऊपर आई, और ये ट्रांसवर्स कोलोन है। तो ये क्या कर रही है, बेसिकली बेंड हो रही है इधर से। तो इस बेंड वाले पोर्शन का क्या नाम रख दिया हमने, राइट कोलिक हेपेटिक फ्लेक्सर। हेपेटिक क्यों रखा, क्योंकि हमारा इधर ऊपर क्या है, लीवर है, ओके। फिर ये आपका आगे क्या आ गया, ट्रांसवर्स कोलोन आ गया, ये देखिए इसके बाद क्या आ गया हमारा, ट्रांसवर्स कोलोन। ऐसे जा रही है हमारे ट्रांसवर्स कोलोन, ये एब्डोमेन को क्रॉस कर रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। तो राइट साइड से ये लेफ्ट साइड पे जा रही है, ठीक है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आ गया हमारा लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट साइड पे है, कोलिक फ्लेक्सर मतलब कोलोन से वर्ड आया, और इधर स्प्लीनिक है, इधर इसके ऊपर क्या होगा हमारा, स्प्लीन होता है, ठीक है। तो मेक अ शार्प एंगल इंफीरियर टू द स्प्लीन। तो मैंने बताया इसके ऊपर स्प्लीन होता है, तो इनकी स्प्लीन के इंफीरियर है, ये स्प्लीन के नीचे है। कनेक्टिंग द ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन, तो ये कनेक्ट कर रही है किसको, ट्रांसवर्स कोलोन को और डिसेंडिंग कोलोन को। या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स कोलोन यहाँ पे आके मुड़ रही है, जहाँ पे मुड़ रही है उसका हमने नाम दे दिया ये, और इधर से फिर डिसेंडिंग कोलोन हमारी चालू हो रही है, ओके। अब पढ़ते हैं डिसेंडिंग कोलोन के बारे में। डिसेंडिंग कोलोन रन डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो नीचे की साइड पे हमारी आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, लेफ्ट साइड पे, पीछे की तरफ हमारे एब्डोमिनल वॉल के। फिर आता है हमारा सिग्मॉइड कोलोन। सिग्मॉइड कोलोन आपकी ये है, सिग्मॉइड कोलोन एस शेप सेगमेंट होती है ये, दैट एक्सटेंड मीडियली टू द मिड लाइन एंड द पेल्विस। तो मीडियली आपकी आती है, ये बीच की तरफ आती है, आपकी बिल्कुल जो आपकी पेल्विस है उसके बिल्कुल बीचों बीच आपको देखने को मिल जाती है ये, ठीक है। इसके बाद ये हमारी कोलोन्स है सारी सारी, ठीक है, जो ग्रीन कलर वाली हमने सारी कोलोन्स देख ली। अब आता है हमारा इसके बाद क्या आ जाएगा, रेक्टम आ गया। रेक्टम देख लेते हैं अब क्या है, ये देखिए ये हमारा रेक्टम, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फूड रेसिड्यू लीविंग द सिग्मॉइड कोलोन एंटर द रेक्टम। तो जो भी फूड का रेसिड्यू है, जो फूड से निकल आपका जो भी एब्जॉर्प्शन करने के बाद, न्यूट्रिएंट्स वगैरह टूटने के बाद जो कुछ भी बच गया, तो आखिरी में जो बच गया उसको रेसिड्यू बोलते हैं। लीविंग द सिग्मॉइड कोलोन एंटर्स द रेक्टम। तो सिग्मॉइड कोलोन के बाद कहाँ पे एंटर करेगा, रेक्टम में एंटर करेगा। आपका रेक्टम कौन से एरिया में है, पेल्विक रीजन में है, नियर द थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा। आपकी इसके पीछे क्या होगी, थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा होती है, ओके। तो थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा के पास होता है आपका ये सैक्रल, मतलब आपकी सैक्रम वाली जो बोन होती है, सैक्रम और लास्ट में कोकाइक्स आती है, ओके। तो थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा पे होती है ये। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। तो रेक्टम की टोटल लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, 20.3 सेंटीमीटर, या फिर हम उसको 8 इंच भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर की हम बात करें इसकी, इट फॉलोज द कर्व्ड काउंटर ऑफ द सैक्रम। तो ये क्या करता है, हमारा कर्व्ड काउंटर फॉलो करता है हमारे सैक्रम का, थोड़ा कर्व बना रहा है, ठीक है। एंड हैज 3 लेटरल बेंड्स फॉर्मिंग द ट्रायो ऑफ इंटरनल ट्रांसवर्स फोल्ड्स नोन एज रेक्टल वॉल्व्स। तो आप ये देख सकते हैं, आपके इधर 3 वॉल्व्स दिख रहे हैं, ये देखिए, इनको हाईलाइट हम करें तो ये मिडल वॉल्व, सुपीरियर वॉल्व, इंफीरियर वॉल्व, तो हमारे ये वॉल्व्स हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रायो ऑफ इंटीरियर ट्रांसवर्स, इंटरनल ट्रांसवर्स फोल्ड्स। तो ट्रांसफर फोल्ड्स होती हैं ये, रेक्टल वॉल्व्स इनको कहा जाता है, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज वॉल्व्स हेल्प इन सेपरेटिंग फीसिस फ्रॉम द गैस। तो आपका जो मल है और हमारा जो गैस होता है, पेट में गैस भी तो बन जाती है, ठीक है। तो जो गैस है तो उसको आपका सेपरेट करके रखने का काम किसका होता है, हमारे इसका होता है रेक्टम का। रेक्टम में किसका, हमारे इन वॉल्व्स का,
ओके, दस हेल्पिंग द रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ डिफिसेशन, ताकि आपके डिफिसेशन के प्रोसेस को, यानी कि फीसिस को बाहर निकालना, यानी कि स्टूल को हमारी बॉडी से आउट करना, ठीक है, वो अच्छे से हो पाए, उसको रेगुलेट ये कर पाए। अब इसके बाद हम देखते हैं एनल कैनाल। एनल कैनाल देखिए, रेक्टम के बाद आपका क्या आ गया, एनल कैनाल। तो जहां से आपको यूं 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 दिख रहा है ना, ये जहां पे मेरा एरो चल रहा है, इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या, रेक्टम, ये वाला पोर्शन क्या, एनल कैनाल। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है ये। लोकेशन क्या है, सिचुएटेड इन द पेरिनियम। द एनल कैनाल इज एंटायरली आउटसाइड द एब्डोमिनो-पेल्विक कैविटी। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, बेसिकली पेरिनियम रीजन में पाया जाता है। पेरिनियम रीजन होता है, उसमें पाया जाएगा। द एनल कैनाल इज एंटायरली आउटसाइड द एब्डोमिनो-पेल्विक कैविटी। तो आपका जो एनल कैनाल है बेसिकली क्या होता है, हमारी कैविटी से बाहर होता है ये, ठीक है। एब्डोमिनो-पेल्विक कैविटी के अंदर इसको हम नहीं काउंट करते। लेंथ इसकी कितनी होती है, 3.8 से 5 सेंटीमीटर। इसकी जो इतनी सी लेंथ कितनी होगी, 3.8 से 5 सेंटीमीटर। 1 से आपका 1.5 से आपका 2 इंच लगभग से लंबाई होती है। ओपनिंग की हम बात करें, द एनल कैनाल ओपन्स इनटू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी एट द एनस। तो एनल कैनाल से आपका क्या है, आगे एनस पे ये ओपन हो रहा है बाहरी इन्वायरमेंट के लिए, ठीक। स्पिंचर की हम बात करें तो देयर आर 2 स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं। दो कितने होते हैं इसमें, 2 एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, दोनों साइड पे होंगे। ये एक्सटर्नल स्पिंचर, ये बाहर वाला, और ये वाला क्या है हमारा इंटरनल स्पिंचर। ये जो स्पिंचर होते हैं ये बने होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स के। इंटरनल जो स्पिंचर होगा वो किससे बना होगा, स्मूथ मसल से, और हमारा ये क्या होगा, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होगा, ठीक है। द एक्सटर्नल एनल स्पिंचर इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। तो आपकी जो स्केलेटल मसल होती है वो कैसी होती है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस बारे कैसा होगा, ये वॉलेटरी कंट्रोल होगा इसका। नॉर्मली बोथ स्पिंचर्स रिमेन क्लोज्ड एक्सेप्ट ड्यूरिंग डिफिसेशन। तो ये जो दोनों स्पिंचर्स होते हैं बिल्कुल क्लोज्ड रहते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट डिफिसेशन। जब डिफिसेशन होता है तो ये खुल जाते हैं, जैसे अभी ये खुल रखे। अब आता है हमारा लेयर्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रही है इतनी बड़ी बड़ी, इसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। इसमें जो हमारी लेयर्स होती हैं, हमने सब में लेयर्स पढ़ी हैं तो इसमें ही पढ़ लेते हैं। जैसे सब में 4 होती हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसमें भी 4 लेयरें होती हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज है इसमें। सबसे पहला जो हम म्यूकस के बारे में देख लेते हैं, म्यूकोसा लेयर, ठीक है। सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है जो कि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बनाती है हमारे आपके फीसिस के साथ, हमारे स्टूल के साथ, खाने के साथ, ठीक है। जो फूड है उसमें से उसको एब्जॉर्प्शन वगैरह करना है, ठीक। तो म्यूकस बेसिकली इसमें कॉन्टैक्ट बनाएगी। तो म्यूकोसा जो लेयर है वो बनी होती है हमारे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से, विच लैक द विलाय। उसमें विलाय प्रेजेंट नहीं होती, जबकि हमारे किसमें प्रेजेंट होती थी विलाय, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर में। तो ये फर्क आ गया, प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं है। इंस्टीड इट कंटेन्स न्यूमरस क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड दैट सेक्रेट म्यूकस। तो इसमें काफ़ी सारी क्रिप्ट्स होती हैं और हमारे कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, हमारे म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। ये जो आपका क्रिप्ट्स होते हैं, दीज इन्वेजिनेशंस, जैसे आप देख सकते हैं इधर इन्वेजिनेशंस हैं, ये क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। तो ओपनिंग आ रखी है इधर क्रिप्ट्स की, तो आपकी ये क्रिप्ट्स जा रही हैं, ठीक। तो ये आपकी पूरी क्या है, ये क्रिप्ट्स हैं, ठीक। तो ये जो आपकी क्रिप्ट्स हैं, ये जो इन्वेजिनेशन है ये कंटेन करती हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं कुछ स्पेशलाइज सेल्स फॉर म्यूकस सिक्रीशन, ताकि आपका म्यूकस का सिक्रीशन हो सके, और आपके ये पाए जाते हैं हमारे म्यूकोसा लेयर में। दे ऑल्सो कंटेन स्टेम सेल्स दैट कॉन्टिन्यूसली रिन्यू द एपिथेलियल लाइनिंग। इसके साथ साथ इसमें कुछ स्टेम सेल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि जब हमारा फीसिस, इसमें से हमारा जो फूड है इसमें से ट्रेवल करता है ना, बचा कुचा जो भी, तो इसमें से क्या होता है, हमारी एपिथेलियल जो लाइनिंग होती है वो हमारी हर 5वें 6ठे दिन शेड होने लग जाती है हमारी धीरे धीरे करके, और नई लाइनिंग हमारी आती रहती है। तो उसको रिन्यू करने के लिए हमारे इसमें स्टेम सेल्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारा गॉबलेट सेल भी पाया जाता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकोसा लेयर के अंदर, ठीक है। दीज स्पेशलाइज्ड कॉलमनर सेल्स आर अब्यूंडेंट इन द म्यूकोसा एंड सिक्रीट म्यूकस टू लुब्रिकेट द पैसेज ऑफ फीकल मटीरियल। तो ये जो गॉबलेट सेल्स हैं ये आपके स्पेशलाइज्ड कॉलमनर सेल्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं म्यूकोसा लेयर में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के, एंड सिक्रीट म्यूकस टू लुब्रिकेट द पैसेज ऑफ फीकल मटेरियल, ताकि वो अपना म्यूकस सिक्रिएट कर सकें और आपका जो फीकल मटेरियल है वो आपका सूखा ना रह जाए, उसको लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि वो लुब्रिकेशन भी तो जरूरी है, वरना आपका ये अटक जाएगा, ठीक है, निकलेगा नहीं ईजिली, ठीक है।
तो लुब्रिकेशन आपका चाहिए होता है, चिकनाहट उसको थोड़ी बहुत चाहिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके बाद मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा जैसे ये वाली लेयर आपको दिख रही होगी, ये बेसिकली क्या होती है, सपोर्टिंग लेयर होती है। ये सपोर्ट करती है आपके म्यूकस को एंड असिस्ट इन द मूवमेंट, साथ साथ ये मूवमेंट्स में भी हेल्प करती है हमारे फूड को आगे नीचे भेजने में। ठीक, फिर इसमें सेकंड पार्ट आता है। इसमें सेकंड हमारी कौन सी लेयर आती है, सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद कौन सी आ गई हमारी, सब म्यूकोसा, सेकंड लेयर। इसमें बेसिकली क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है ये। इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, नर्व्स पाई जाएंगी और हमारी लिम्फॉइड टिश्यूज पाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट लेयर आती है इसके बाद, बाहर की तरफ चल रहे हैं हम, तो नेक्स्ट उसके बाद कौन सी लेयर आएगी हमारी, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। इट कंसिस्ट ऑफ इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो इसमें क्या होती हैं, दो लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक होती है इनर सर्कुलर, कौन सी होगी, एक इनर सर्कुलर, और दूसरी कौन सी होगी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो अंदर वाली कैसी होगी, सर्कुलर, और बाहरी वाली लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधी। और किससे बनी होंगी, ये स्मूथ मसल से बनी होंगी। ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं आपके मूवमेंट के लिए। आपका जो फीकल मटेरियल है वो अच्छे से मूव हो पाए, पेरिस्टालसिस में हेल्प करती है हमारी ये वाली लेयर मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ओके, ताकि आपका फीसेस नीचे की तरफ जाते रहे, आपका मूव करता रहे, इधर से आगे मूव करते करते आपका रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाए। फिर नेक्स्ट हमारी लेयर आती है और लास्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सिरोसा या फिर एडवेंटिशिया। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आइदर कवर्ड बाय द सिरोसा इन द एब्डोमिनल कैविटी और एडवेंटिशिया इन द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। तो अगर आपका रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में होगा तो उसको कौन सी लेयर होगी, एडवेंटिशिया कहेंगे। और आपका बाहर कौन, एब्डोमिनल कैविटी में कौन सी होती है हमारी, सिरोसा होती है। ओके, तो ये वाला जो एरिया होगा ना उसमें कौन सी होगी हमारी, एडवेंटिशिया होती है। बाकी अंदर का सारा जितना एरिया है ना उसमें कौन सी पाई जाएगी, सिरोसा पाई जाती है। अब हम देखते हैं कुछ अलग से और फीचर्स जो कि पाए जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये आपको तीन चीजें दिख रही हैं, एपिप्लॉइक, अपेंडेजेस, आपका हुस्त्रा। जैसे नाई के पास हुस्त्रा होता है ना, तो इसमें हुस्त्रा है। ठीक, इसमें टिनिया कोलाई, तो ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। इसको देख लेते हैं एक करके होता क्या है ये। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिनिया कोलाई। दीज आर 3 बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल्स। ये क्या है, 3 बैंड्स होते हैं स्मूथ मसल्स के। जैसे आप देख सकते हैं इधर, ये क्या है, 3 बैंड्स हैं, 1 2 3, ये 3 बैंड्स होती हैं टिनिया कोलाई के, स्मूथ मसल्स से बने हुए होते हैं, पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में आपके होती हैं ये। ओके, तो पूरी इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं, ये बैंड्स होते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसको। स्मूथ मसल फाउंड अलोंग द आउटसाइड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन रनिंग लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली आपके रन करते हैं, मतलब पूरे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं लॉन्गिट्यूडनली। दे हेल्प क्रिएट द पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द कोलोन बाय गैदरिंग द कोलोन इनटू अ सीरीज ऑफ हुस्त्रा पाउचेस। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आपका जो भी आपका कोलोन्स हैं, आपका ये जो हुस्त्रा है ना, वो आपका एक सीरीज बना लें आपके हुस्त्रा की। ये हुस्त्रा भी क्या है, आपके पाउच ही हैं। द टिनिया कोलाई हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फीकल मटेरियल्स थ्रू द कोलोन वाया पेरिस्टालसिस। तो आपके टिनिया कोलाई जो हैं वो आपके बेसिकली क्या करते हैं, मूवमेंट के में हेल्प करते हैं ये भी हमारे फीकल मटेरियल के, कि आपका फीकल मटेरियल है वो ईजिली नीचे की तरफ आगे आपका कोलोन्स में ईजिली मूव हो पाए। और कैसे मूव होएगा वो, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, जैसे हमारे ईजोफेगस में होती है ना फूड पाइप में पेरिस्टालसिस, ऐसे ही इसमें भी होती है। फिर आता हमारा हुस्त्रा। ये देखिए, ये जो होता है ये हमारा बल्गिंग पाउच होता है, डेट फॉर्म इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। पार्टिकुलरली इन द कोलोन्स, आपके कोलोन्स में मिलता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मोइड, इन सब में कोलोन्स में मिलेगा। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टिनिया कोलाई। क्यों, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है, आपके जो कॉन्ट्रैक्शन होती है टिनिया कोलाई की, उसकी वजह से वो होता है। दीज पाउचेस अलाउ द कोलोन्स टू एक्सपैंड। तो इससे क्या होगा, जब आपका टिनिया कोलाई आपका एक्सपैंड होंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपका जो कोलोन्स हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे एंड अकोमोडेट द एक्यूमुलेशन ऑफ फीकल मटेरियल। और ताकि आपका जो फीकल मटेरियल है वो खट्टा कर पाए एक जगह पे। ठीक है, ताकि फिर आपको पता चल पाए कि भाई अब प्रेशर बन चुका है, अब फीकल मटेरियल खट्टा हो चुका है, अब उसको निकालना है वॉशरूम जाके। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें एपिप्लॉइक अपेंडेजेस। दीज आर स्मॉल फैटी पाउचेस। या जो देख सकते हैं आप, ये वाला ये क्या होते हैं, छोटे से होते हैं, फैटी पाउचेस होते हैं, पेरिटोनियम रीजन में पाए जाते हैं, फिल्ड विद फैट एंड सिचुएटेड अलोंग द कोलोन। ठीक है, फैट से भरे हुए होते हैं, आपके कोलोन्स में पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, फैटी होता है।
अब हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, बड़ी आंत के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे मेन काम क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करता है। क्वेश्चन आया अगर तो कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, तो फूड जो डाइजेस्टेड नहीं हो उसमें से पानी निकाल लेगा ये, और आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। ठीक है, साथ साथ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकाल लेगा। फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फीसिस, ये क्या करता है, फूड में से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कन्वर्ट कर देगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिए उसमें निकालने के बाद, जो भी पानी वानी ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको इकट्ठा करेगा, कंसोलिडेट करेगा, फॉर्म करेगा और स्टोर करेगा। स्टोर भी आपके इंटेस्टाइन के अंदर ही तो होता है, स्टोर होगा। फीसिस कहाँ पे होगा, रेक्टम में होगा अंटिल डिफिसेशन। रेक्टम में कब तक होगा, जब तक आपको डिफिसेशन नहीं हो जाता। फीसिस जब निकाल दोगे फिर रेक्टम से गायब। ठीक है, फिर नया फूड आएगा, फिर नया भूख लगती है ना, नया खाना खाते हो फिर। ठीक, फर्मेंटेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो फर्मेंटेशन करवाएगा और एब्जॉर्प्शन करवाएगा हमारे न्यूट्रिएंट्स का। फर्मेंट्स इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो हमारे इनडाइजेस्टेबल यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट जो भी हमारे डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो उनको वो फर्मेंटेशन करवा देगा। प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक शॉर्ट चेन फैटी एसिड एंड विटामिन फॉर एब्जॉर्प्शन, ये प्रोड्यूस करता है न्यूट्रिएंट्स और हमारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड और हमारे विटामिन्स। ठीक है, तो आपके एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये सब कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है। इसमें जो विटामिन वगैरह प्रोड्यूस जो करते हैं, कौन करते हैं, वो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ गट माइक्रोफ्लोरा, हमारा जो गट होता है, हमारा गट मतलब मैंने बताया आपको इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हमारा जो गट का जो माइक्रोफ्लोरा है, हमारे जो माइक्रो मतलब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। हाउसेस बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी गट, तो ये क्या कर रहे हैं, घर दे रहे हैं हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया को। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए जो बैक्टीरिया अच्छे होते हैं। ऑपर्चुनिस्टिक मैंने वो तो अलग बात है। मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉमन सेल्स भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब मैंने आपको पढ़ाया था इम्यूनिटी के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में, कुछ आपके कॉमन सेल्स भी पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो कॉमन बैक्टीरियाज भी नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये मेंटेन करते हैं हमारा हेल्दी गट। इनफैक्ट अगर क्या हो, अगर आपकी बॉडी से ये बैक्टीरिया वगैरह रिमूव कर दिया जाए ना, तो आप उल्टा बीमार पड़ जाओगे इनकी वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी से चले गए। तो हेल्दी आपका इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने के लिए ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ साथ ये क्या करते हैं, हमारे सपोर्ट करते हैं हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छे से हो पाए, इनकी वजह से भी हो पाता है। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, और इनका प्रोटेक्शन देने का काम होता है, साथ साथ इसका इम्यून फंक्शन भी होता है। ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्टिव बैरियर विद म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स। आपके जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा म्यूकस बनाएंगे। तो म्यूकस जो है आपका एक बैरियर की तरह काम करेगा, साथ साथ जो है हमारा सपोर्ट करेगा, और जो है सपोर्ट करता है ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, ताकि हमारा इन्फेक्शन से हम डील कर पाएँ, हमारे जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में ना रह पाएँ। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। अब हम देखते हैं डिफिसेशन। डिफिसेशन आप मतलब कि जब स्टूल पास आउट करते हैं, फीसिस पास आउट करते हैं, मल पास आउट करते हैं अपनी बॉडी से, तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, मास मूवमेंट ऑफ सिग्मोइड कोलोन ट्रिगर्स रेक्टल वॉल नर्व एंडिंग लीडिंग टू अ स्ट्रेच दैट स्टिमुलेट द डिफिसेशन रिफ्लेक्स। तो बेसिकली क्या होगा, मतलब कि प्रेशर बन रहा है आपका। ठीक, यानी कि आपका जब खाना खा रहे हो तो उसमें जब फूड कन्वर्ट हो रहा है, सिग्मोइड कोलोन में जा रहा है, आपकी सिग्मोइड कोलोन में जब मूवमेंट होगी ना, जब ज़्यादा फूड की मूवमेंट होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो रेक्टल वॉल है उसमें जो नर्व एंडिंग्स पाई जाएंगी, नर्व्स पाई जाती हैं उसमें भी सेंसेशन कैरी करने के लिए नर्व्स होती हैं, तो वो ट्रिगर हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आपको स्ट्रेच करेंगी, आपकी जो वॉल्स होती हैं वो स्ट्रेच होंगी, जिससे क्या होगा, आपका डिफिसेशन रिफ्लेक्स होगा और आपका डिफिसेशन चालू होगा। आपको उत्तेजना होगी कि भाई मेरा प्रेशर बन रहा है, मेरे को जाना है, ठीक है, वॉशरूम जाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसके बाद, डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल।
बच्चों में क्या होता है ना, 1 साल तक बेसिकली क्या होता है कि ना बच्चों के पास ये कंट्रोल नहीं होता, एबिलिटी उनके पास नहीं होती है कि वो डिफिसेशन रिफ्लेक्स डेवलप कर पाए, उनको पता चल पाए अपनी स्टूल पास आउट करने से पहले, तो इसमें वो जब मर्जी कर देते हैं। लेकिन जब 2 साल 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है, उनके पास ये सेंसेशन आने लग जाती है, ठीक है, कि अब भाई मेरे को पूरा डिफिसेशन रिफ्लेक्स हो गया है, यानी कि अब मेरे को प्रेशर आने वाला है कि मेरा पॉटी जाने का टाइम हो गया है, ठीक है। तो ये कब होता है, हमारे 2-3 साल में होता है, पहले साल का बच्चा नहीं कर पाता है। अलाउइंग कॉन्शियस इनिबिशन अंटिल एप्रोप्रिएट टाइम, ये आपका 2-3 साल का टाइम होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, रोल ऑफ एक्सटर्नल एनल स्पिंचर। रोल क्या होगा आपका एक्सटर्नल एनल स्पिंचर का, वो देखेंगे हम। डिफिसेशन इन्वॉल्व्स इनवॉलेंट्री रेक्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो आपका जो इनवॉलेंट्री रेक्टल मसल्स हैं वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री हैं, अपने आप से ही करेंगी, वो हमारी मर्जी से नहीं करेंगी। एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल एनल स्पिंचर, और आपका जो इंटरनल एनल स्पिंचर है वो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। कंट्रोल्ड कॉन्शियसली थ्रू द प्यूडेंटल नर्व, ये आपका कॉन्शियसली कंट्रोल होता है, कौन सी नर्व से, प्यूडेंटल नर्व से आपका कंट्रोल वो उसको करती है। असिस्टेंस ड्यूरिंग डिफिसेशन, तो आपका जब डिफिसेशन कर रहे होते हो, जब पॉटी कर रहे होते हो, तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस दौरान क्या होता है, आपकी जो एब्डोमिनल मसल होती हैं, आपकी जो पेट की मसल्स होती हैं, तो थोड़ा बहुत पेट को ऐसे ऐठ के जोर लगाते हो ना, तो जब कई कार ऐसा नहीं आ रहा होता तो थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन लेने की कोशिश करते हो तुम लोग, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, हमारा असिस्टेंस लेते हैं हमारे हम एब्डोमिनल मसल्स की और हमारे डायफ्राम की, ठीक है। तो मसल्स जो होती हैं उससे हमारे को हेल्प मिलती है ताकि आपका डिफिसेशन अच्छे से हो पाए। इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जिससे क्या होगा आपका, ऐसे इसको कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। एडिंग द डिफिसेशन प्रोसेस, जिससे आपका डिफिसेशन प्रोसेस को हेल्प मिल सके। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड सप्रेशन, रिपीटेड सप्रेशन, अगर आप बार बार पॉटी नहीं जाओगे, यानी कि पॉटी को अगर रोकने की आपको बार बार आदत पड़ गई कि भाई अभी नहीं जाना, रोक के रख, तो उस दौरान क्या होता है, ऐसे लोगों को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्टिन्यूअल सप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्स कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों को जो ऐसा करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो सकती है। एज द फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड अर्ज टू डिफिकेट डिमिनिश्ड अंटिल द नेक्स्ट मास मूवमेंट ट्रिगर द रिफ्लेक्स अगेन, तो उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, उनको बार बार लगेगा कि भाई आ रही है लेकिन आती नहीं है, ठीक है, या फिर आती है तो बहुत थोड़ी सी आती है, ठीक है, तो उनका हो सकता है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं, जो कि आपका ये नॉर्मल जो मूवमेंट होती है वो नहीं होने देते, डिफिसेशन जो होता है नॉर्मल नहीं होने देते, ठीक है। तो डिफिसेशन प्रोसेस में ये सब चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फीसिस। फीसिस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, पॉटी के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, बाकी अलग से इसको मैं अलग से प्रॉपर लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको। अपीयरेंसेस ऑफ फीसिस, आपका जो फीसिस है वो कैसे कलर का दिखता है, नॉर्मली सेमी सॉलिड ब्राउन मास होता है, सेमी सॉलिड होगा, ठीक है, सॉलिड बिल्कुल कठोर नहीं होगा, सेमी होगा, ब्राउन कलर का होगा, विद ब्राउन कलर रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ स्टर्कोबिलिन। तो ब्राउन कलर किसकी वजह से आ रहा है, स्टर्कोबिलिन के नाम से आ रहा है, की वजह से आ रहा है। स्टर्कोबिलिन कहाँ से आया, याद होगा आपको, जब मैंने आपको अभी बाइल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आपका बिल्डरूबिन होता है वो एज अ वेस्ट होता है और वो निकलता है हमारे स्टूल के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन, और यूरिन के थ्रू निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिनोजन, ठीक है। तो स्टर्कोबिलिन की वजह से आपका कैसा हो गया, स्टूल आपका ब्राउन कलर का हो गया। अब देखते हैं वाटर कंटेंट, वाटर का कंटेंट कैसा होगा। डिस्पाइट वाटर एब्जॉर्प्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, फीसिस स्टिल कंटेन 60 to 70% वाटर। वाटर के एब्जॉर्प्शन के बावजूद भी, क्योंकि वाटर तो एब्जॉर्ब करने का मेन काम है इसका, वाटर इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करना आपके इंटेस्टाइन का, लार्ज वाली का, उसके बाद भी हमारे फीसिस में 60 to 70% वाटर ही होता है। कंपोजिशन ऑफ फीसिस, तो आपका फीसिस में बेसिकली पाया क्या जाता है, देखो पानी तो होता है ये 60 से 70%, इसके अलावा क्या पाया जाता है, फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि आपके इंडाइजेस्टेबल पार्ट होते हैं आपके प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है, नॉनवेज अगर खा रहे हो तो। माइक्रोब्स बोथ लिविंग एंड डेड, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, इंटेस्टाइन में मिलना नॉर्मल है, आपके स्टूल में मिलना नॉर्मली है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स शेड फ्रॉम द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसके साथ साथ आपको फीसिस में एपिथेलियल सेल्स भी देखने को मिलेंगे जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल से आए हैं। मैंने बताया था ना, हर 5वें-6ठे दिन ये रिप्लेस करते रहते हैं अपने आप को, एपिथेलियल सेल्स, पुराने एपिथेलियल सेल्स आपके फीसिस के साथ जाते रहते हैं और आपके नए एपिथेलियल सेल्स, हमारे जो स्टेम सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो उसको नए नए सेल्स बनाते रहते हैं। इसके अलावा इसमें फैटी एसिड देखने को मिलेगा
और आपका म्यूकस देखने को मिलता है। म्यूकस तो आपको पता ही है कि आपका लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा फीसिस की, तो म्यूकस भी उसमें पाया जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें किस में होती हैं, हमारी फीसिस में होती हैं। रोल ऑफ म्यूकस एंड रफेज, तो म्यूकस और रफपन जो होता है उसका काम क्या होता है। म्यूकस क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा, हमारे फीसिस को लुब्रिकेशन देगा, वाइल अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रफेज इन द डाइट इंश्योर दैट द कंटेंट ऑफ द कोलोन आर बल्की इनफ टू स्टिमुलेट द डिफिसेशन प्रोसेस। तो रफेज भी, थोड़ी रफनेस भी चाहिए होती है, क्योंकि आपके डाइट में अगर रफेज होगा ना तो उससे क्या होगा, आपका जो कोलोन है उसको वो थोड़ा बल्कि फील करेगा, ताकि आपका डिफिसेशन का जो प्रोसेस है वो स्टिमुलेट हो पाए। अगर आपका कोलोन वो बल्कि फील नहीं करेगा, आपका जो कोलोन्स के बाद सिग्मॉइड कोलोन के बाद, तो बताया था मैंने आपको इधर कि सिग्मॉइड कोलोन से जब ये जाएगा तो आपका ट्रिगर हो जाएगा रेक्टल वॉल, सिग्मॉइड कोलोन ट्रिगर रेक्टल वॉल, ठीक है, नेक्टर वॉल की नर्व एंडिंग। तो मूवमेंट के लिए अगर आपका दिक्कत होगी उसमें, वो बल्कि नहीं होगा तो आपका ट्रिगर नहीं हो पाएगा। तो आपका डिफिसेशन प्रोसेस जो है वो ट्रिगर करने के लिए आपका रफेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके डाइट में। बाकी म्यूकस तो चाहिए होता है फूड आपके फीसिस को लुब्रिकेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा थोड़ा सा लेक्चर था आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से, और आपका अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड। और जितना भी पढ़ा सकता था मैं सब कुछ बता दिया मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। आई होप कि आपका अब कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपका अभी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ओके, तो मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।